ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेथ बाय सुसाइड इज मिसगाइडेड। और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसीज वाले सेक्टर से रिलेट कर सकते हो। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा डेटा रिलीज किया गया। अब आप सभी जानते हो कि एनसीआरबी को 1986 में सेटअप किया गया था, जिसके अंदर इंडिया में अलग अलग क्राइम्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, अलग अलग क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, ताकि इन्वेस्टिगेटर को असिस्ट करने में हेल्प मिल पाए। ठीक है, जो टंडन कमेटी थी उस टाइम की, एज वेल एज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जो टास्क फोर्स थी, उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेटअप किया गया था। यहाँ पर देखिए, साथ ही साथ एनसीआरबी का जो रोल है वो ओवर द टाइम काफी बढ़ता गया है। जैसे कि आप जानते हो, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस, यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे इसको मॉनिटर करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, अलग अलग पुलिस स्टेशन में जो अलग अलग एफआईआर हो गया, ये जो अलग ऑफिस होते हैं उनको किस तरह से कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें सीसीटीएनएस के थ्रू होती हैं। बट डेफिनेटली एनसीआरबी की कॉरस्पॉन्डिंग इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ ही इंडिया में कितने क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे कि क्राइम इन इंडिया हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ्स, सुसाइड डेथ्स, प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स, इस तरह की चीजें एनसीआरबी के द्वारा करी जाती है। तो यहाँ पर राइटर हमें क्या बता रहे हैं, देखिए राइटर बता रहे हैं कि अगर आप देखेंगे सुसाइड रेट की जो टेंडेंसीज हैं, तो आपको पता लगेगा कि 2021 में लगभग 1.64 लाख सुसाइड हमें देखने को मिले। तो पूरे साल में इतने 1.64 लाख के करीब हमें सुसाइड देखने को मिले, और इसमें से लगभग 1/4 दैट इज 25% सुसाइड किसके थे, डेली वेज अर्नर्स के, यानी कि 42,000 सुसाइड तो डेली वेज अर्नर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर राइटर एक बात बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे पता क्या हो रहा है, आज के टाइम पर हम टेक्नोलॉजी को बहुत फोकस में लेके आ रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से बोला जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको ऐसा मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुसाइड के पीछे का कारण एक मेजर टेक्नोलॉजी है, राइट। तो टेक्नोलॉजी से को होता क्या है, सोशल डिस्ट्रेस हो सकता है, पब्लिक पॉलिसी का कंसर्न भी साथ साथ इसके साथ रिलेट हो रहा है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाते हैं। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, साइबर बुलिंग के केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप कई बार अपने सोशल मीडिया पे जाते हो, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे गए, तो वहां पर आप जाकर देखते हो कि लोगों के पास तो बहुत पैसा है, लोग तो हर जगह अपनी वेकेशन कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपने घर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, राइट। तो इस वजह से कई बार हमारी सेल्फ स्टीम में दिक्कत आती है, ठीक है, में चेंजेस आते हैं, बिंज वॉचिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उस वजह से एक इंसान की मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, इससे डिप्रेशन हो गया, इस तरह की चीजें हो सकता है कि साइबर बुलिंग जैसी चीजों की वजह से हमें सुसाइड के बीच में टेंडेंसी जो देखने को मिलती है आजकल के यूथ के अंदर, वो काफी बढ़ गई है। अब राइटर यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी से ये चीजें बड़ी हों, बट ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ही मेजरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए इसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी कारणों पे आती है, उनको हमें समझने की जरूरत है। जैसे कि राइटर कह रहे हैं कि ना ही टेक्नोलॉजी ओवर है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जो सुसाइड इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज किया तो हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो व्हाट इज द नीड, नीड है कि एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जाए कि सुसाइड के पीछे का कारण क्या है, और एक बार हमने उसके कारण को ढूंढ लिया, फिर उसको ठीक करने के तरीके ढूंढे जाए। जैसे राइटर ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप समझते हैं जैसे एग्जांपल्स को। देखिए, साइबर बुलिंग और सुसाइडल थॉट्स के बीच के जो एक तरह का लिंक है ना, इसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर देखो आजकल ऑनलाइन किस तरह से ट्रोलिंग होती है, लोग एक दूसरे को बुली करते हैं, उससे डेफिनेटली इस चीज की टेंडेंसी तो बढ़ जाती है। पर राइटर क्या बोल रहे हैं कि बुली तो उनकी भी हुई है जो कहीं ना कहीं जो थे, जो इन पर्सन भी बुलिंग होती है। तो एक्चुअल में रीजन पीछे का टेक्नोलॉजी नहीं है, रीजन पीछे का क्या है, बुली किया जाना। अगर बुली चाहे कोई बंदा किसी को टेक्नोलॉजी पे कर रहा है या फिर ऑनलाइन माध्यम पे कर रहा है या ऑफलाइन पे कर रहा है, ठीक है, इट इज द सेम थिंग। तो पर्सन का नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ही आएगा पर्सन की मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो ये बात यहाँ पर राइटर कर रहे हैं। तो जरूरत क्या है, जरूरत है अवेयरनेस कैंपेन्स की, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स की, कम्युनिटी सपोर्ट की, साथ ही साथ काउंसलिंग सर्विसेज। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स राइटर के द्वारा दिए जा रहे हैं कि किस तरह से हम इसको सोल्यूशंस मान सकते हैं। उसके साथ ही देखो, तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट केस राइटर हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, तमिलनाडु के अंदर ना जो हमारी वहां की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या एक चीज नोटिस करी कि शायद जो सुसाइड वहां पे बढ़ रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, गेमिंग की एडिक्शन। आप देख रहे हो आजकल नई नई गेम्स आ रही हैं कि ऑनलाइन रमी खेल लो, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो ये जो गेम्स हैं जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है, अब अक्सर लोग यहाँ पे पैसा अपना हार जाते हैं,
एंड उसके बाद कहीं ना कहीं वो सुसाइड या इस तरह की चीजों में या मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली उनकी इम्पैक्ट होती है। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लेके आई तमिलनाडु की गवर्नमेंट, जहां पर मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया जो मनी के लिए थी, जैसे रमी हो गया, पोकर हो गया, इन सभी गेम्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। पर बाकी जो काफी सारी और स्टडीज हुई, उन्होंने ये मतलब ये चीज पाई कि जो एक्चुअल में डेथ्स हो रही थी या सुसाइड्स हो रहे थे, उसके पीछे का कारण ऑनलाइन रनिंग गेम्स उतना भी नहीं है जितना वहां की गवर्नमेंट ने मान लिया। तो एक्चुअल में जो रीजंस थे सुसाइड के पीछे वो काफी अलग थे एज कंपेयर टू जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि ये रनिंग गेम्स की वजह से या इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। बट बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट या फिर बहुत सारे और एक्सपर्ट्स ने ऐसा माना कि ऐसा नहीं है, और इसके बीच में हम ऐप से प्रॉपर कोरिलेशन नहीं मानकर चल सकते। और देखो तमिलनाडु का केस भी देखो, तमिलनाडु के अंदर तो बहुत ज्यादा हमें सुसाइड्स देखने को मिलते हैं, और राइटर यही बात कर रहे हैं कि पॉलिसी रिस्पॉन्स अभी एडिक्वेट नहीं है, अभी और स्टेप्स लेने की जरूरत है। ये जो पर्टिकुलर चीज हमने करी ना कि गेमिंग को बैन कर दिया, हमारे पास इसके पीछे का कोई ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है, हम इसके पीछे का कोरिलेशन अभी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो जरूरत क्या है, फर्दर और इस अंदर डिग डीप करने की, ताकि हम प्रॉपर प्रॉब्लम को समझ पाए एंड उसके बेसिस पे हम सोल्यूशंस को लेकर आ पाए। और देखिए एनसीआरबी की अगर बात करें तो जो रीजंस हैं सुसाइड के पीछे वो क्या हो सकते हैं, कुछ हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स। काफी बार देखा गया है कि एक पर्टिकुलर फीमेल की हो सकता है इन लॉज के साथ ना बनती हो, या एक हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा हो। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज एनसीआरबी के द्वारा देखे गए हैं जो कहीं ना कहीं सुसाइड का कारण बनते हैं। उसके अलावा इलनेस हो गया, कोई ऐसी बीमारी होगी कि काफी ज्यादा उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कॉस्ट चाहिए, वो इश्यूज आ सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज हो गया, साथ ही साथ मैरिज या लव रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर केसेस भी हमें इंडिया में काफी देखने को मिलते हैं कि किसी ठीक है ना कि मैरिज ना हो पाने की वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं 2/3 कंट्रीब्यूट करती हैं सुसाइड्स के अंदर। तो मेजर इशू यहाँ पर ही है। तो इसी तरह से जैसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए, इन रूट कॉजेस को एड्रेस करे। जरूरत क्या है, एक होलिस्टिक रिस्पॉन्स की, हम पीछे के उसके पीछे का रीजन समझे। जैसे बात करी थी ना बुलिंग की, तो बुलिंग के पीछे का ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी को बैन कर दो, नहीं, आप वो बुलिंग के पीछे का रीजन ढूंढो, क्यों करी गई बुलिंग। बुलिंग चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, वो चीज गलत है तो गलत है, बात टेक्नोलॉजी की नहीं है यहाँ पे। तो एक टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक बॉटम अप अप्रोच, जहां पर लोगों को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए मेंटल हेल्थ के ऊपर, ठीक है, साथ साथ सुसाइड को कैसे प्रिवेंट करना है इसके ऊपर। इसके अलावा देखो राइटर ये भी बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कुछ हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स के ऊपर बात करनी है। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, आप जानते हो, लगभग 2 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत जी की, राइट। तो उस टाइम पे काफी बात हुई, हमने सुसाइड्स की काफी बात करी, काफी टीवी चैनल्स के ऊपर इसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुई। बट हमें सिर्फ उन हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स की बात करके ही रुक जाना चाहिए, नहीं, हमारी कम्युनिटी को इसके रिगार्डिंग हमें इन्वॉल्व करना है, हमें देखना है कि हर लाइफ को बचाया जा पाए, चाहे वो किसी एक्टर की हो, चाहे किसी क्रिकेटर की हो, चाहे फिर वो आम इंसान की ही क्यों ना हो। हर एक लाइफ बहुत कीमती है, और उनको हमें बचाने के लिए पूरा प्रयास हमारी कम्युनिटी ही प्रॉपरली कर सकती है। इसी साथ में राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज कर भी हम क्या कर सकते हैं, हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए जैसे मान लीजिए मेंटल हेल्थ आउटकम को ठीक करना है ना, तो वहां पर टेक्नोलॉजी का रोल आ सकता है। हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स भी चलाए हैं ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ को हम इंप्रूव कर पाए, राइट। तो एक चीज इस तरह से, बट राइटर ये भी बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ना ही एक कारण है, ना ही सबसे बड़ा कारण है सुसाइड्स का, ना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी को हमने ठीक कर लिया तो सारे के सारे सुसाइड रुक जाएंगे, नहीं, टेक्नोलॉजी कैन बी वन ऑफ द सोल्यूशंस बट इट इज नॉट द ओनली सोल्यूशंस। तो हमें क्या जरूरत है, अगर इस पर्टिकुलर तरह की चीजें होती हैं तो यहाँ पे लोगों को हेल्प सीख करनी चाहिए, काउंसलिंग हो गया, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं, तो उनको अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली इस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। देखो बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी काफी बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमारी भी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो और साथ ही साथ इसके पीछे का रीजन समझने की जरूरत है कि ऐसे हम क्यों कर रहे हैं। काफी बार लोगों को ये होता है कि हमारे से तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, शायद हम 2 बार 3 बार प्रीलिम्स दे दिया तब क्लियर नहीं कर पाए, तो लोग क्या कहेंगे जिसको बोलते हैं ना, उस तरह की टेंडेंसीज आ चुकी हैं। तो उस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ कई बार नेगेटिवली इंपैक्ट हो गई है। तो हमें क्या जरूरत है, देखो एज स्टूडेंट्स हमें स्पेशली इंश्योर करना है कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने में, ना कि इन पर्टिकुलर इश्यूज के पीछे करने में, ठीक है। तो कुछ आप सोल्यूशन देख सकते हो, जैसे मेडिटेशन, काफी बार ना इवन राइटर ने भी पॉइंट आउट किया है, बट अदरवाइज भी मेडिटेशन हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ा हो गया,
इस तरह की, या फिर आप अपने ना जो अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, उनके साथ बात कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें आपको जरूरत है कि आप इन चीजों को मैनेज करो, इनको सॉल्व करो। आई अंडरस्टैंड सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ इश्यूज आते ही हैं, बट द सोल्यूशन इज नॉट इन रनिंग अवे फ्रॉम देम बट इन फेसिंग देम। ठीक है ना? तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती भी है तो आपको आपको इस चीज को समझना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, बट आई इट इज इन माई कैपेसिटी कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता हूँ। मेंटल हेल्थ एक मेजर कंसर्न है आज के टाइम पे ऊपर, एंड डेफिनेटली अगर हम सारी कम्युनिटी इसमें अच्छे से काम करें तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो जो दूसरा एडिटोरियल है वो है सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल, और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को आप इंडियन इकोनॉमी के जीएस पेपर 3 के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए राइटर यहाँ बात कर रहे हैं कि 20th सेंचुरी से ही इकोनॉमिक साइंस ने काफी डोमिनेट किया हुआ है, और यहाँ पर राइटर्स कुछ एग्जांपल्स देते हैं जैसे कि कीनीशियन इकोनॉमी का, फ्रीडमैन इकोनॉमी का। देखो जब हम बात करते हैं कीन्स इकोनॉमिस्ट, तब इसकी बात क्या होती है, यहाँ पर फोकस होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर। मीनिंग कि अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमी में कुछ खराबी चल रही है, कुछ इकोनॉमी में कुछ दिक्कत आती है, तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन करे, और क्या करे, जो अपने कंज्यूमर्स हैं उनको इंटरवेंशन के थ्रू बोले कि हाँ इस इंटरवेंशन के थ्रू अगर आप ज्यादा गुड्स और सर्विसेज खरीदोगे कहीं ना कहीं, तो इंटरवेंशन गवर्नमेंट की बहुत नेसेसरी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू केनीशियन इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ फ्रीडमैन इकोनॉमी की या फिर मॉनिटरिस्ट इकोनॉमी की, तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बात होती है कि हम किस तरह से कंट्रोल करें मनी का। ठीक है, मनी इन इकोनॉमी को हमें कंट्रोल करने की यहाँ पर बात देखने को मिलती है। होता क्या है कि अगर हमने देखो कहीं ना कहीं अगर मनी सप्लाई को हमने कंट्रोल कर लिया कि कितनी इकोनॉमी में मनी जा रही है कितनी नहीं जा रही, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, अपने आप यहाँ पे बात करी जाती है कि अपने आप मार्केट फिक्स हो जाएगी। तो ये होते हैं दो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स, एक हो गया फ्रीडमैन इकोनॉमी का, या जिनको आप मॉनिटरिस्ट भी बोल सकते हो, उधर ऑन द अदर हैंड केनीशियन इकोनॉमी जिसको आप वेलफेयरिस्ट भी बोल सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर राइटर बात भी कर रहे हैं कि इनविजिबल हैंड भी हो सकता है कई बार, जैसे एडम स्मिथ ने बात करी थी कि इकोनॉमी अपने आप प्रॉपर शेप में आ जाती है। पर यहाँ पर देखो राइटर बोल रहे हैं कि आप किसी भी इकोनॉमी साइड को मानते हो, चाहे आप कीन्स की बात को मानो, चाहे आप मिल्टन फ्रीडमैन की बात को मानो, पर यहाँ पर दोनों में बात तो मनी की ही हो रही है, बात तो जीडीपी की हो रही है, तो ये बात तो दोनों में एसेंशियल है। पर क्या इस पर्टिकुलर सोच के अंदर हमने इन्वायरमेंट का एक बार भी जिक्र किया? शायद नहीं किया। राइट? और यही बात करती है एक शिफ्ट की, हमें एक इस अपनी जो सोच है ना उसमें एक शिफ्ट लाने की जरूरत है। किस तरह का शिफ्ट? जहां पर हम एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को भी कंसिडर करें। देखो आप सभी जानते हो कि 1972 में क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट मिले, उन्होंने अपने आप को क्या बोला, क्लब ऑफ रोम, और एक तरह से उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, दैट इज लिमिट्स टू ग्रोथ। और इसके बेसिस पे उन्होंने देखा कि किस तरह से हम जो हमारी अर्थ की कैपेसिटी है उसको काफी तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो उसकी रिन्यूएबल कैपेसिटी है। ठीक है ना? और इसके बेसिस पे ही फिर फर्दर हमने क्या किया, जैसे 1987 में ब्रेंटलैंड कमीशन बना। तो इस तरह की चीजें हमने तब से स्टार्ट करी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से हमने इंट्रोड्यूस किया कि हाँ हमारी जो अलग अलग कैलकुलेशंस है, जो हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर प्लेनेट की क्या हेल्थ है, हमारी धरती की क्या हेल्थ है, हमारे एनवायरनमेंट की क्या सिचुएशन है, इन चीजों को भी इंक्लूड करना जरूरी है। ये बातें यहाँ पे राइटर कर रहा है। एंड इवन देखो हमने कल भी डिस्कशन किया था वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में, वहां पर भी तो क्या था, हम इन्वायरमेंट की हेल्थ को साथ में ही तो ले रहे थे। तो राइटर भी यही बात कर रहे हैं कि इन सभी चीजों को भी हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है। एक्चुअल में देखो क्या हुआ कि पहले इस तरह की चीजों को हम इंक्लूड नहीं करते थे। जैसे कि बात यहाँ पे राइटर क्या कर रहा है, अनब्राइडल्ड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अनब्राइडल्ड मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, बिल्कुल जब किसी चीज को कंट्रोल से बाहर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो चीज बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाती है, और यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। इवन देखो राइटर ने एग्जांपल्स दिए हैं थैचर, रेगन और शिकागो मॉडल की। ये क्या चीज है, देखो जो मार्गरेट थैचर थी वो यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर थी, कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर, कंजर्वेटिव उससे आती थी। ठीक है, तो उनके कुछ आइडियाज की यहाँ पे बात कर रही है। जैसे कि इनका आइडिया क्या था, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस था, कि जो अलग अलग मान लीजिए नेशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, गवर्नमेंट का जो रोल हो वो थोड़ा कम रहे। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल रहे, फ्री मार्केट की तरफ इनका थोड़ा झुकाव ज्यादा था। ठीक है, टैक्सेस के ऊपर, मतलब टैक्सेस ये चाहती थी कि कम चार्ज हो।
ठीक है। तो इस तरह के इंडिविजुअलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो ये सारी बातें यहाँ पे मार्garet थैचर के द्वारा करी जाती थी। उसी तरह से जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उनकी भी सोच काफी हद तक सिमिलर थी इसकी तरफ से। तो राइटर भी इन्हीं बातों को कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि बाद में हमने क्या देखा, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पर हमें क्या पता लगा कि जब हम चीजों को अनरेगुलेटेड छोड़ देते हैं तब क्या दिक्कत आती है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस ने उसमें इंपैक्ट डाला डेफिनेटली। फिर बाद में G7 कंट्रीज हो गया या G20 भी हो गया, इनफैक्ट उन्होंने कोशिश करी अपने इस फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने की। जो बड़े बड़े टू लार्ज टू फेल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कि आप देख लीजिए लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुए, ठीक है। तो इस तरह के जब इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट करना पड़ा, और इसका देखो नेगेटिव इंपैक्ट इन दी एंड आया किसके ऊपर, मेरे और आपके जैसे कॉमन सिटीजन्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने अपने घर खो दिए, बहुत सारे लोगों ने अपने जो लाइवलीहुड थे, अपने जहां पे जॉब करते थे, अनएम्प्लॉयड हो गए। ये सारी चीजें देखने को मिली। इन द एंड बहुत सारी जैसे कंट्रीज, जैसे कि आप देख लिए ग्रीस, ग्रीस ने एक ऑस्टेरिटी पैकेज लेके आया, जहां पर क्या हुआ, जहां पर टैक्सेस को बढ़ा दिया गया और साथ ही साथ जो स्पेंडिंग थी, जो खर्चा था, वो कम कर दिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से लोगों की जिंदगी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। गवर्नमेंट ने तो जो अपना बजट डेफिसिट था उसको मैनेज कर लिया, बट लोगों की जिंदगी के ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आया ही आया। यस। तो ये बातें यहाँ पे राइटर कर रहा है कि हमें क्या जरूरत है, एक शिफ्ट की जरूरत है। हम जिस सोच में जी रहे हैं उससे शिफ्ट होकर हमें अपने जो हमारा प्लेनेट है, हमारी जो अर्थ है, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए इसके अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट, तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो इस 3P स्लोगन की बहुत जरूरत है। इसको आप ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोल सकते हो। ट्रिपल बॉटम लाइन का क्या मीनिंग, जहां पर आप सिर्फ इकोनॉमिक इंपैक्ट को नहीं देख रहे, आप अपने सोशल इंपैक्ट को, आप इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को, इन सभी चीजों को भी साथ में देख रहे हो। तो यहाँ पर देखो, लार्ज कॉर्पोरेशंस को तो देखो ये सारी चीजें कवर कर लेती हैं, पर हमें जरूरत क्या है, हमें जो नीड्स ऑफ पीपल है, जो आम लोगों की राय है, वहां पर भी उसको इंक्लूड करने की जरूरत है। और इसके लिए देखो जो राइटर बात करते हैं कि इनफैक्ट हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस भी राइटर सजेस्ट करते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, दैट इज एक पर्टिकुलर गाइड कह सकते हो, अर्थ फॉल और अर्थ सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ पर क्या बात करी गई है, यहाँ पर बात करी गई है 5 चीजों की। व्हाट आर दे, पहला पॉवर्टी को खत्म करना, दूसरा वुमेन को एम्पावर करना, तीसरा क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन होना, ग्रॉस इनइक्वालिटी जो आप देखते हो ना ऑक्सफैम के अंदर, जैसे कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, तो इस तरह की जो इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं, इनको ठीक करना, और फूड सिस्टम हेल्दी बनाना फॉर पीपल एंड इकोसिस्टम। तो अगर ये पांचों चीजों करें, कहीं ना कहीं इन चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर राइटर ने 2 अलग अलग तरीकों की बात करी गई है कि देखो, आज मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें कहीं पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या बोलते हैं राइटर, टू लिटिल टू लेट। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बिग लीप। ये क्या मीनिंग है, देखो, अगर जिस तरीके से हम चलते आ रहे हैं उसका नाम है द टू लिटिल टू लेट। अगर हम इस तरह से चीजों को करते रहेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट हो गया, हमारी सोसाइटी होगी, ये डेफिनेटली कोलैप्स करने वाली है। क्यों, क्योंकि हम बड़ी चीजें कुछ कर नहीं रहे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं कर रहे, जैसे अभी हमने डिस्कस करी। ऑन द अदर हैंड जब बात होती है बिग लीप की, यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, इक्विटेबल एक्सेस होगा टेक्नोलॉजी का। जो इनइक्वालिटीज आ रखी थी वो नहीं होंगी, और टेक्नोलॉजी को अच्छे ढंग से यूज किया जाएगा ताकि लोकल एक्टर्स की नीड्स को फुलफिल किया जा पाए, लोगों को फुलफिल किया जा पाए, लोगों की नीड्स को फुलफिल किया जा पाए, ना कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। टू लिटिल टू लेट में क्या होता है, इनइक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन चला आ रहा है वेल्थ और पावर का, कि अमीरों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, गरीबों के पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है। इस चीज को, ये चीज होती है टू लिटिल टू लेट के अंदर। पर बिग लीप के अंदर सबके पास अच्छी खासी मतलब इकोनॉमिक वेल्थ हो गया, इसके रिगार्डिंग जो चेंजेस लेके आ सकते हैं, दोनों के बीच में कैसे डिवीजन होना चाहिए, एक तरह सा ये सोशल जस्टिस की अप्रोच है। तो यहाँ पे राइटर इस चीज की बात कर रहे हैं कि हम अगर इस चीज की तरफ मूव करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर के अंदर हम बहुत अच्छे एक फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ ही राइटर ने ये भी बात करी है कि सोशल टेंशन की बात करी है, एवरेज वेलबींग की बात करी है। देखो, जहां पर कहीं ना कहीं अमीर बहुत अमीर होंगे और गरीब बहुत गरीब होंगे, जहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा ना, वहां पे सोशल टेंशन आएंगे ही आएंगे। सोचिए, जैसे मान लीजिए किसी के पास जॉब्स नहीं है या फिर पैसा नहीं है, तो होगा क्या, फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली वहां पे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें होंगी, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशन। तो इस तरह के इश्यूज हमें देखने को वहां पे ज्यादा मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम गए अपने सेकंड अप्रोच की तरफ, दैट इज द बिग लीप अप्रोच,
जहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सोशल टेंशंस को हमारी कमी लाई जा सकती है। आजकल के टाइम पे भी बहुत ज्यादा सोशल टेंशंस देखने को मिलती है, चाहे आप अफगानिस्तान का इशू देख लीजिए, अर्मेनिया अजरबैजान का देख लीजिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे आज के टाइम पे देखने को डेफिनेटली मिलती हैं। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स बहुत सारी जगह में आ चुकी हैं, तो इनको अगर हमने ठीक करना है तो एक प्रॉपर हमें एक शिफ्ट लेके आने की ही जरूरत है। इस शिफ्ट को अगर हम लेके आएंगे, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, साथ ही साथ जीडीपी के अंदर हम नेचर को इंक्लूड करें, सोसाइटी को इंक्लूड करें, ये सारी चीजें जब हम मिलकर करेंगे तो डेफिनेटली हम जो ये दिक्कतें हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये कहना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर राइटर का।